क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 19 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप चालू है यूपीपीएससी के लिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग बात कर सकते हैं 9650347272 पर। यूपीपीसीएस का जो 12 जून को होने वाला पेपर उसका कंप्लीट पेड ग्रुप जो है आपका 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अगला जो आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको हम लोग देखेंगे अब विस्तार से। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित जो पहला टॉपिक है वो है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो खजुराहो से चलेगी। ठीक, ये हमको किसने बताया? ये आपके जो मिनिस्टर हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उन्होंने बताया। ये खजुराहो गए हुए थे झांसी, वहाँ पे ये खजुराहो से झांसी वाला जो है नेशनल हाईवे का जो है विजिट कर रहे थे, तब इन्होंने ये घोषणा करी कि खजुराहो में अब वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलेगी। ठीक, खजुराहो आपको पता है कि अच्छा वहाँ की मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और कल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी था, यानी कि 18 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, और जो है 18 अप्रैल को होता है। और इसका थीम क्या था इस बार बताइएगा 2022 का? तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। खजुराहो ग्रुप के जो मंदिर है ये हिंदू और जैन टेम्पल दोनों के हैं। ठीक है, थोड़ा इसका खजुराहो के बारे में जान लेते हैं। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। और इसकी जो नगरा शैली का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी कामुक मूर्तियाँ भी हैं, इरोटिक स्कल्पचर्स भी हैं। ठीक, जो सभी ने देखा होगा। तो नगरा स्टाइल जो होता है वो भारत के नॉर्थ में होता है। ठीक, आपका शिखरा स्टाइल जो होता है वो साउथ में होता है। एस से शिखरा हो गया, एस से नॉर्थ हो गया, आपका नगरा हो गया। और बीच में जो है वो रहता है आपका मिला जुला, दोनों के जो फीचर्स होते हैं वो होता है वेसारा स्टाइल। टेम्पल आर्किटेक्चर का बिल्कुल बेसिक सा ये एक जो है वर्गीकरण है। खजुराहो टेम्पल जो है चंदेला डायनेस्टी, जो चंदेल ठाकुर राजपूत लोग होते हैं, उन्होंने बनवाया था 885 एडी से लेके 1050 एडी के बीच में। सबसे ज़्यादा टेम्पल इसी मतलब ड्यूरेशन में बने थे। और अभी जो सर्वाइविंग टेम्पल है उसमें खंडरिया महादेव टेम्पल जो है वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, काफ़ी जो है प्रचलित है। और प्रफ्यूजन ऑफ स्कल्पचर्स हैं विद इंटीग्रेट डिटेल्स। ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छी जो है वहाँ पर प्रचुरता से सजाया गया है। ये वंदे भारत जो है आपकी ट्रेन है जो कि अब खजुराहो तक भी चलेगी। अभी जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं कौन कौन से रूट पे चल रही हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आज का जो अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित पॉवर्टी इन इंडिया। देखो, पॉवर्टी से रिलेटेड जो है पूरे वर्ल्ड में जो डेटा देता है वो कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक, सिंपल सा ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक देता है। अभी इनका पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर जो है उसमें इन्होंने ये बताया कि 2011 से 2019 के बीच में भारत में गरीबी घटी है। ठीक है, और मतलब 12.3% जो है घट गई है। जो आंकड़ा था 2011 में वो 22.5% था। भारत की टोटल जनसंख्या का 22.5% लोग जो थे वो पॉवर्टी में थे, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। वर्ल्ड बैंक क्या कहती है कि अगर 1.9 यूएस डॉलर से कम अगर किसी पास इनकम है पर डे तो उसको जो है क्या मानेंगे, हम गरीब मानेंगे। तो इसमें जो है आपका 22.5% थी 2011 में, अभी 2019 में 10.2% हो गई है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो गरीबी घटी है वर्ल्ड बैंक के अनुसार वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है गरीबी घटी है। 2011 में आपका मतलब 2011 से 19 में अगर कंपेयर करें तो अर्बन क्षेत्रों में 7.9% गरीबी घटी है। वहीं रूरल पॉवर्टी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वो 14.7% घटी है। ठीक, जो फार्मर्स हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले, मतलब कि जो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले कौन से, लघु और सीमांत फार्मर कौन कौन से होते हैं जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि इन जो ऐसे कृषक हैं जो जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, ठीक है, छोटे जोत आकार वाले किसान जो है उनकी इनकम में जो है हायर ग्रोथ हुआ है। ठीक, तो मतलब सिंपल चीज़ है, पता नहीं वर्ल्ड बैंक को भी लग रहा है कि क्या इसने बोल दिया। एक चीज़ आप खुद सोचो, ठीक, जिसकी इनकम 1 रुपये है उसके में आप 1 रुपये जोड़ोगे, मान लो सेम आपने इनकम जोड़ दी तो कितना जो है इजाफा हुआ उसकी आमदनी में? 100% का।
किसी की इनकम 1000 है, उसमें 1 रुपया तुम जोड़ दो तो क्या इजाफा होगा? कुछ नहीं होगा। तो छोटे किसान के में जो है इनकम बहुत हायर इनकम ग्रोथ हुई है, ये बोलने का क्या मतलब है? बेवकूफ बनाने वाली बात है। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम, उसमें भी क्या होता है, पूरी देश की जीडीपी को जो है पूरी देश की जनसंख्या से जो है डिवाइड कर देते हैं, तो भैया वो एक ऑन एन एवरेज जो है निकल आता है। ठीक है, 1200 कुछ भी 2000 यूएस डॉलर है। ठीक है, लेकिन भाई उसमें अंबानी बैठे हुए हैं और उसमें जो है गरीब से पूरी 10 जो है बहुत ही गरीब वाले हैं, ये जो 10 अभी आया है 10% ये भी है। तो हर किसी के पास क्या 2000 डॉलर है? नहीं है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं, उनकी जो इनकम है तेजी से बढ़ी है। लेकिन इसके पीछे के रीजन समझ गए ना, ये इस तरीके से एनालिसिस करना आना जरूरी है मेंस और जो है आपका इंटरव्यू। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं, सिंपल चीज़ है, डेटा को इकट्ठा करना है, गवर्नमेंट से संबंधित है और उसको जो है एनालिसिस कर सकते हैं आप, हम एकेडमिक वाले लोग और बाकी जो गवर्नमेंट वाले वो कर सकते हैं। जो डेटा होगा उसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे कि सभी लोग मतलब यूनिफॉर्म रहे, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री दूसरे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में जाता है, तो ये जो है पीडीएफ में बना रहा है डेटा, ये जो है इमेज के थ्रू बना रहा है, तो काफ़ी जो है मिसमैच रहता है। तो ये सब मतलब यूनिफॉर्म रहे, सब लोग यूज़ कर सकें, डेटा अच्छा हो, फिर उस पर एनालिसिस हो ताकि डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च करने की सोच रहा है कौन? नीति आयोग। ठीक, बस ये चीज़ बताई गई इसमें नीति आयोग के द्वारा नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म 2020 में इसके बारे में सोचा गया था। अब इसको जो है लाने की बात करी जा रही है। इसमें 200 डेटा सेट होंगे, 46 मिनिस्ट्री का डेटा होगा जब लॉन्च किया जाएगा, और ये इसमें जो डेटा होगा विलेज लेवल तक होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर, विलेज लेवल तक का डेटा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, नीति आयोग का है। अगला टॉपिक है, इसको हम लोग लगातार पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। एक हम लोग क्या प्रोजेक्ट है 75, प्रोजेक्ट 75, इसमें बनती है पनडुब्बी। ठीक है ना, यानी कि सबमरीन, और पनडुब्बी जो है छक्का मारती है, यानी 6 पनडुब्बियां बन रही हैं। ठीक, 6 के जो नाम है वो क्या है? 3K3V। ठीक है ना, केवी है, 3KV ऐसे समझ सकते हो, याद कर सकते हो, मतलब याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, पनडुब्बी है, प्रोजेक्ट 75, पी से प्रोजेक्ट 75, पी से पनडुब्बी। पनडुब्बी छक्का मारती है, छक्का मारने के लिए 3 किलोवाट 3 किलो वोल्ट जो है इसमें झटका लगता है। ठीक है, तो ये पनडुब्बियाँ जो है अभी छठी जो है वो लॉन्च होने जा रही है। और जो ये प्रोजेक्ट 75 है वो भारत में जो है मजगांव नाम की डॉक है, जो शिप बिल्डर्स हैं वो बनाती हैं, और फ्रेंच के मदद के साथ में। ठीक, तो फ्रेंच कनेक्शन है इसमें, ये देख सकते हो आप, याद कर सकते हो। और इनके जो नाम हैं बड़े अच्छे हैं, कलवारी है, खंडेरी है, आपका खरांज है, ठीक, वागिर है। ठीक है, और एक ये वक्शीर जो है वो ये आपकी छठी अभी लॉन्च होने जा रही है, ये उन्होंने पढ़ा है लगातार, वागिर, वक्शीर, और एक और नाम है जो मैं भूल गया हूँ, पर रिवीजन करना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अभी लॉन्च करी जा रही है। अभी देखो, पहले लॉन्च होती है पनडुब्बी, फिर उसको जो है अंडर गो होता है, सी ट्रायल जो है कराए थे, फिर उसके बाद कमीशन होता है इंडियन नेवी में। ठीक, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा रहता है। छठा भैया कौन सा था यार? तो ये है खंडेरी, कलवारी, खरांज, ये सब तो हो गए। वगीर, वेला, अरे भाई साहब वेला पंथी ही भूल गए। तो ये जो INS वेला है ये फरवरी में और नवंबर में जो है कमीशन हो चुके हैं। अभी वक्शीर आ रहा है, ये आखिरी है, छठा है। प्रोजेक्ट 75, पी से पनडुब्बी, ये पनडुब्बी छक्का लगाती है, 3 किलो वोल्ट का जो है झटका लगता है, और इसमें इन सब काम होने में जो है इंडिया के मजगांव जो है डॉक है जो मुंबई में है उसका फ्रेंच कनेक्शन है। ठीक, और इसमें जो छक्का लगता है इसमें पनडुब्बियाँ 6 हैं। 6 कौन सी है? कलवारी, करांज, और आपके खंडेरी, और वेलापंथी होती है, वगिर और वक्शीर, ऐसे करके याद कर लेना। कहानी है, कहानी जितनी बार सुनोगे उतनी बार याद है। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये सीक्वेंस में ऐसे भी करके आप लोग याद कर सकते हो। मान लो आखिरी पूछ ले या पहली पूछ ले, इस तरीके से तो याद ही कर लो। आखिरी कौन सी? वक्शीर है, पहली कलवेरी थी। ठीक, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। देखो इसमें क्या हुआ है कि जो केंद्र की सरकार है वो अलग अलग राज्यों से
जो है चावल को यानी पैडी को जो है प्रोक्योर करती है, फिर उसको मिलों में दिया जाता है। आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पूरा एक जाल है जो उसमें जाके, जाल मतलब वैसा जाल मत समझो कि मतलब वो प्रोक्योर करती है, फिर उसको स्टोर करना होता है, मिलों को दिया जाता है वहाँ पे चावल की वो होती, फिर उसके बाद वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है, राशन शॉप पे जाता है, तो पूरी वो सिस्टम जो है। तो अभी केंद्र सरकार ने तेलंगाना से ये बोला कि ऐसा है कि तुम्हारे जो ये अधपके चावल हैं ये हम नहीं लेंगे। इस पे जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, वो तेलंगाना हाउस में गए और वहां पे जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने कि यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी केंद्र को रखनी चाहिए, एक समान धान खरीद नीति होनी चाहिए। ठीक, तो के चंद्रशेखर राव जो है उन्होंने ये चीज बोली। अब हमें जो इंटरेस्ट है इसमें पढ़ने में वो क्या है कि ये अधपके चावल क्या चीज है, इसके बेनिफिट क्या है और इसके नुकसान क्या है, और सरकार क्यों इसको जो है नहीं ले रही है। ठीक, तो देखो ये प्राचीन काल से भारत में चालू है, ये जो ये आपका अधपके चावल वाला सिस्टम जो है। ठीक, और इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं आपका, दो, एक ये है पीपीआरसी, पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर। ठीक, ये इसको मतलब करता है आपका थंजावुर में है, ये यूज़ करता है क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। ठीक है ना, तो हो सकता है पूछ ले कि क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस किससे संबंधित है, तो राइस जो है पार बॉइल्ड राइस से संबंधित है। ठीक, ऐसे करके पूछ सकता है, क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये कौन करता है भाई साहब, ये थंजावुर में जो है आपका है पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर। ठीक, ऐसे करके याद रखिएगा। अच्छा, इस प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं, सारे प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं। एक क्या है, शुरुआती प्रोसेस ये है कि भाई साहब पहले भिगो लो, फिर उसमें स्टीम लगा दो, फिर सुखा दो। समझ में, भिगोगे, स्टीम लगाओगे, सुखा दोगे, उसके बाद फिर मिलों को भेज दो। अब इससे बेनिफिट ये होता है कि राइस थोड़ा सा जो है सख्त हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या है, जब मिल में जाता है तो ये इसके कर्नल जो होते हैं, जो मतलब जैसे ये एक दाना है, ये टूटता नहीं है, पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है कि इससे इसकी न्यूट्रिशन यानी कि पोषक वैल्यू मूल्य भी बढ़ता है। तीसरी चीज क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है आपका इंसेक्ट और फंगी से, फंजाई से, वो भी जो है बेहतर हो जाता है। उबलते चावल में कीड़ों और फंगस की प्रति जो है अधिक प्रतिरोध होता है। कमियां क्या है भाई साहब, ये चावल जो है गहरे रंग के हो जाते हैं, तो बड़ा यार रेसिस्ट टाइप का मामला, ये गहरे हो जाते हैं तो क्या मतलब बेकार हो गया क्या। हमारे यहाँ भारत में काला नमक चावल जो है काले रंग का होता है और जीआई टैग मिला हुआ है, वो मतलब उसकी विशेषता है। आप बता रहे हैं यहाँ पे गहरे रंग के हो जाते हैं तो ना बांटें। दूसरी चीज क्या है, लंबे समय तक भिगोने के कारण अप्रिय गंध आती है, बदबू आती है मतलब। ठीक है, इसके अलावा एक चावल मिलिंग इकाई स्थापित कर, मतलब जो इस तरीके के चावल जो है को प्रोसेस करने के लिए जो मिल होती है, तो मिल की जो मशीनरी लगाने में ज़्यादा निवेश लगता है, महंगी होती है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक, आज मैंने क्या किया है कि ये सारे टॉपिक तो ही हैं, और आखिरी में मैंने यहाँ पर, अरे चल यार चल, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस एक साथ पूछे हैं, तो मैं देखता हूँ कि कौन कितने जो है उससे पढ़ रहा है फोकस के साथ में, ताकि बाद में देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको जवाब दे सकते हो। अब ये एक दो चीज़ मैं सोच रहा था, एक तो मैंने आज किया कि भाई साहब आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा, और एक मैं सोचा था कि मैं पहले ही मतलब टॉपिक से पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, ताकि आपको जो है और फोकस से आप पढ़ें, मतलब आप थोड़े से उसमें जो है मैं आपके ऊपर फोर्स करूँ आपको कि आप फोकस के साथ पढ़ो, ताकि जो है इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ। तो बताइएगा ये वाला तरीका सही है कि वो वाला, जो भी सही लगे बताइए जरूर। जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्टिकल्चर से संबंधित अगला टॉपिक है वो है प्रफुल्ल कर। प्रफुल्ल कर जो है, एक कारी नहीं होगा, कर होगा, सॉरी। तो ये एक लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, संगीतकार, गायक, लेखक आपका प्रफुल्ल कर थे। 83 वर्ष में इनकी जो है निधन हो गया अभी, और एज यूजुअल आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया है। और प्रफुल्ल कर जो है ये उड़ीसा में थे। उड़ीसा की जो है म्यूज़िक, डांस, ड्रामा सब में जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़ावा, उसको संवर्धन किया, प्रमोट किया। इनका नाम कमल देशारा राजकुमार भी इनको बोला जाता था। उड़िया के भागवत हो गया, छंद हो गया, चंदा नहीं है ये, छंद है, फोक और लाइट सॉन्ग भी मतलब को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। ये इनकी फ़ोटो है। पद्मश्री जो कि भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भी इनको मिला था 2015 में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखो अभी क्या हुआ, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं ज़्यादातर टू व्हीलर वाले, सब में लग रही है आग। ठीक है ना, कुछ ये पिक्चर्स हैं यहाँ पे। एक जगह तो ऐसा हुआ, ओकिनावा एक कंपनी है, ठीक, आप लोगों ने सुना होगा, ओला वाला है, एक और भी है।
इनमें सब में आग लगी थी। ओकिनावा का तो भाई साहब एक जगह जो जल गया तो बड़ी अप्रिय घटना हुई। वहाँ पे एक पिता और उसकी 13 साल की बच्ची दोनों मर गए बेचारे। तो मतलब ये है कि कैसे ये मटेरियल आ जाता है, ये मतलब इक्विपमेंट क्या मतलब इतनी जल्दी है मार्केट कैप्चर करने के लिए लोगों की जान जा रही है। पहले लोग करते नहीं है क्या, और अभी भी नहीं करते। अभी क्या हुआ है कि ओकिनावा ने चलो शुरुआत करी है, वॉलंटरीली उन्होंने कहा है खुद से स्वेच्छा से कि हम रिकॉल करना चाहते हैं जो है टू व्हीलर्स 3215 यूनिट को। उसमें कुछ चीज़ें देखना है। अब इन्होंने ये खुद से नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले जो है नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमित कांत, सीईओ हैं अमित कांत, ठीक, वाइस चेयरमैन कौन है बताइए, और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है ये भी बताइए नीति आयोग के। तो उन्होंने बोला था कि जो भी ईवी व्हीकल जो बना रहे हैं वो वॉलंटरीली जो भी सुधार हो सकता है मंगा कर वापस जो है ये अपनी यूनिट्स करना चाहे तो कर लें, क्योंकि फायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तब इन्होंने किया है, अभी इन्होंने ही किया, बाकी लोग ने किया नहीं है। ओला वाले जो आते थे जिन्होंने चालू किया था उन्होंने अभी अपना वहाँ से अध्यक्ष पद से मतलब हट गए हैं, मतलब सब लोग बच रहे हैं, है ना। तो खैर ये वाली चीज़ जो भी है, तो यहाँ पर अब क्या है कि एक गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर एक स्टेप लिया है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। ये जो फायर इंसिडेंट्स हुए हैं इनको देखने के लिए, इसमें एक निष्पक्ष जांच होने के लिए एक संस्था है, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, ठीक, डीआरडीओ की संस्था है। इसको लगाया है कि भाई साहब एक निष्पक्ष जांच करो, इन्वेस्टिगेशन करो कि भाई साहब कैसे क्या ये हुआ है। ओला की इलेक्ट्रिक प्योर ईवी, जितेंद्र ईवी, ओकिनावा, इन सब की जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जल चुकी हैं। और जो भी है इसमें रीज़न इसको सही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अवर फ्यूचर। और भारत में एक स्कीम भी चलती है जिसका नाम है फेम फेज़ 2 अभी चल रहा है। पहले कौन सा था, पहले जो है फेम 1 फेज़ 1 था। फेम का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, फास्टर, चलो नहीं आप लोग बताओ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये कारण भी बताया है कि भाई साहब ये आग क्यों लग रही है। एक तो भारत में जो है इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ जो ये डिफेक्ट हो सकता है इन गाड़ियों में, हार्डवेयर में या फिर सॉफ्टवेयर में से, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग जा रही है, ठीक। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित पॉइजन पिल, जहर की गोली। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि कई लोग जो है वो मोगैम्बो को किसी जो है लुच्चे लफंगे को पकड़ लिया, अब उससे पूछा गया कि बता कि तेरा जो है सरगना कौन है, तो उसने तुरंत ही जो है अपने को एक दवाई कैप्सूल निकाला, खा लिया और मुंह से झाग फेंक के मर गया। ऐसा देखा है ना, कई जगह और भी देखा होगा कि वो फंस गए, उनके पास कोई चारा नहीं था कि उधर जाने का, तो उन्होंने तुरंत ही कोई दवाई खा ली और मर गए। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आसान भाषा में कि अभी जो ये इलॉन मस्क हैं ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए थे ट्विटर में, ठीक है। 9.9% कुछ इनका था स्टेक होल्डर। तो इन्होंने फिर थोड़ा और आगे हाथ रखा, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि यार बताओ ट्विटर भाई साहब पूरा कितने में बेचोगे। मतलब ये वही होगी कि कोई काम कर रहा है, आप रेडी वाला है उसकी दुकान पे गए आप, ठीक है ना, उससे दुकान पे गए, आपने पूछा कुछ दाम, आपने कहा कि अच्छा है एक काम करो ये सारे आलू दे दो, फिर आपके दिमाग और ख़राब हो गए, तो आपने उससे कहा अरे ये बताओ यार पूरी रेडी कितने में बेचोगे। तो रेडी वाला जो है मतलब यहाँ पर ट्विटर वाला समझ लो, ट्विटर वाला जो है वो उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने कहा कि आलू के अलावा प्याज, टमाटर, भिंडी और ये सब वाले भी तो लोग हैं। तो उसने किया क्या कि इनके जो स्टेक्स थे 9%, ठीक, तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बाकी जो लोग हैं हम उनको अपनी रेडी का और ज़्यादा हिस्सा दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं, वो भी कम दामों में, ताकि जो इनका स्टेक होल्डिंग है ये मेजॉरिटी में अभी हैं, लेकिन हम जब बाकी शेयर होल्डर्स और बना देंगे और ज़्यादा जो है कम पैसे में लोग खरीद भी लेंगे यार, तो क्या होगा कि ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स नहीं रहेंगे। सिंपल आसान भाषा में ये इसका कॉन्सेप्ट है। पॉइजन पिल मतलब खुद ही, अब भाई सस्ते में बेच रहे हो, शेयर जो बेच रहे हो, तो एक तरीके से ये है कि पॉइजन पिल बोला जाता है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो अलग है और उसको बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स राइट्स प्लान। कि जो शेयर होल्डर हैं बाकी लोग, अगर कोई इस तरीके की होशियारी दिखा रहा है तो उसको कम पैसे में, जो शेयर्स का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये का था, तो वो 75 रुपये में उनको जो है सस्ते मिल जाएगा। तो बाकी शेयर होल्डर हैं इनके अलावा उनके पास ज़्यादा शेयर हो जाएंगे, इनके पास कम, ठीक। तो ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो पहले बन के हीरो बन रहे थे अब नहीं बन पाएंगे। समझ में आया ना आसान, ठीक। शेयर होल्डर राइट्स प्लान इसको बोला जाता है। एडिशनल स्टॉक इसमें बेचे जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। ट्विटर के इसमें हुआ है, बस सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं। कितने में खरीद रहे थे, क्या पैसे लगाए, ये सब नहीं आता है।
ठीक, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज संबंधित इरिडियम फोन्स। अब इरिडियम फ़ोन जब मैंने खुद पढ़ा तो मुझे लगा यार कि ये इरिडियम के बने हुए हैं क्या, तो फिर बाद में समझ में आया कि नहीं यार, इरिडियम यूएसए में एक ऐसी संस्था, कंपनी है जो सैटेलाइट फ़ोन्स बेचती है। ठीक, सार्वजनिक रूप से सैटेलाइट फ़ोन बेचती है और इनके कुछ 66-60 जो है सैटेलाइट भी है पूरी दुनिया में। आपके पास अगर ये फ़ोन है तो आपको अपना जो है जियो और ये एयरटेल इन सब की जरूरत नहीं है, आप सीधे इनकी ही जो सैटेलाइट्स हैं उसके थ्रू आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। तो आप लोग ने कभी सुना होगा ना कि सैटेलाइट फ़ोन निकाला, वो मोटा सा बिल्कुल जो है, ठीक है ना, तो जो है उससे बात हो जा रही, चाहे फ़ोन मतलब वहाँ बैठे हुए हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं तब भी बात हो जा रही है। ठीक, कहीं भी जा रहे हैं तो क्योंकि सैटेलाइट से बात कनेक्शन हो जा रहा सीधे। तो ये वो कंपनी है। अब ये कंपनी के जो फ़ोन है जब अमेरिका वाले अफगानिस्तान में थे तब वहाँ पर लेके गए थे, लेकिन अभी ये तो अमेरिका वाले वापस भाग गए, तालिबान ने कब्जा कर लिया फिर से अफगानिस्तान को। तो अभी ये देखा गया है कि भारत में जब ये जम्मू एंड कश्मीर में कई जगह जब एनकाउंटर हुए तो ये इरिडियम फ़ोन, ठीक, वहीं ऐसा आंकलन किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इरिडियम फ़ोन वही हैं जो यूएस के आर्मी वालों जो छोड़ के यहाँ से चले गए, ठीक, अफगानिस्तान में, वहाँ से फिर ये धीरे धीरे जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के पास में आ गया है। ठीक, तो ये इनको मदद करता है बचने में, कहाँ क्या मूवमेंट है, खड़ा हुआ है चिलगोजा वहाँ पे, वो बता रहा है कि अरे भाईजान वहाँ से जो है, या फिर कहेगा अरे मेरे भाई ये जो है वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना, इंडियन सोल्जर आ रहे हैं तो आप जो है उधर निकल जाइए या फिर इधर निकल जाइए। साथ ही साथ एक और चीज़ दिखी इन लोगों को, इन आतंकवादियों के पास में, कि वाईफाई इनेबल्ड थर्मल इमेजरी डिवाइसेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसमें हीट होती है, तो थर्मल इमेजरी में क्या होगा कि वो लाल लाल दिखने लगता है, तो चाहे कितना भी अंधेरा हो, ठीक, अगर आपने ये इनेबल कर लिया इमेजरी डिवाइस तो आपको जो है प्रतिमा दिख जाएगी सोल्जर्स की आते समय, ठीक है ना, या फिर जानवर जो भी मतलब जिनका गर्म खून होगा तो उनको आपको दिख जाएगा। ठीक, तो अच्छा चलो, इससे एक क्वेश्चन बन गया कि रैट बताइए कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है या आपका हॉट ब्लडेड, ठीक है। तो ये दिख जाता है और ये वाईफाई एनेबल्ड होता है, एक वाईफाई से दूसरे का कनेक्टेड है, दूसरे का तीसरे कनेक्टेड है, तो आसानी से लोग बच के निकलने सिक्योरिटी पर्सनल से जो है इनको मदद करता। तो ये अभी कश्मीर वैली में ये मिले हैं। तो जैसे कि भारत में कुछ टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इन लोग को बोला गया कि भाई देखो जरा ये सैटेलाइट फ़ोन ये जो है ये क्या चीज़ें, ये कहाँ से आ रही हैं, क्या है। तो फिलहाल तो यही कहा जा रहा है भाई साहब कि अफगानिस्तान से ये तालिबान के थ्रू आई हैं आतंकवादियों के पास में। 2008 मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था उसके बाद से जो ये इरिडियम और थुराया सैटेलाइट फोन्स थे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। 2012 में पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, भारत में नहीं यूज किया सकता सैटेलाइट फोन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत। बात समझ रहे हो मेरी, मतलब ये टेररिस्ट तो छोड़ो, हम लोग भी नहीं कर सकते यूज, ठीक है ना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड द यूज, ठीक, और उसके बाद 2012 में कंप्लीटली बैन कर दिया गया, ठीक है। 2008 के ये इसी में वो कसाब वसाब सब यहीं लेके आए थे। इरिडियम कम्युनिकेशन जो है वर्जीनिया आपका यूएसए में एक कंपनी है, सैटेलाइट के थ्रू जो है एक्टिव सैटेलाइट के थ्रू वर्ल्ड वाइड में वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन करवाती है, ठीक। कुछ इस तरीके का फ़ोन है ये जिसके थ्रू ये लोग यूज़ कर रहे हैं आतंकवादी अपना भारत में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज से संबंधित ड्राफ्ट, यानी कि मसौदा एक निकाला गया है, यूनिफॉर्म कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अब देखो आसानी से भाषा समझते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये सारी मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक, इनको मार्केटिंग करते समय जो है ऊपर मतलब कुछ भी कॉस्ट रख देते हैं, कुछ भी डिमांड सप्लाई दे देते हैं, तो महंगाई होती, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी को लूट रहा है। तो मेडिकल डिवाइसेस की मार्केटिंग को यूनिफॉर्म करने के लिए हर जगह, देश के हर जगह में, देश के मतलब हर समय और देश की हर कंपनियों के द्वारा मार्केटिंग मतलब ऐसी करे, यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है उपभोक्ता है उसका जो है बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। तो उसके लिए एक कूट यानी कि जो है कोड निकाला गया, ड्राफ्ट निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा निकाला गया है, ध्यान रखना। डिपार्टमेंट ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत आता है। उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयों से मेडिकल डिवाइसेस थोड़े अलग होते हैं और उनकी जो मार्केटिंग है उसके लिए हमें एक अलग से जो है कोड चाहिए, यूनिफॉर्म कोड चाहिए। तो इसके लिए निकाला जा रहा है और सभी लोग इस पर जो है अपने अपने सजेशंस दे सकते हैं।
और ये मार्केटिंग डायनेमिक्स जो है आपकी दवाइयों से अलग होती है, इन्होंने ये चीज़ कही है, ठीक। और ये इस तरीके से क्या है, जो अनैतिक जो है जो कार्य होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा कर देना, लोगों का जो है फ़ायदा उठाना, तो ये बेवकूफ़ बनाना, ये सबको जो है कंट्रोल इसके अंतर्गत किया जा सकेगा, ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज तो काफ़ी अलग से मैंने दिया है, ये मतलब ठीक तरीके से नहीं लग रहा होगा शायद, बट ये मैं कल थोड़ी जगह छोड़ूंगा तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लूँगा। पॉवर्टी क्वेश्चन है आज के, पहले भी जो पूछे हैं उनके तो बताइएगा, साथ ही साथ यहाँ पे भी आप लोग बता सकते हैं। पॉवर्टी डेटा बताइए वर्ल्ड में कौन निकालता है। एनटीआरओ के बारे में पढ़िए, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, 75 क्या है। एनडीएपी किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। वंदे भारत कहाँ से अभी रिसेंटली बोली गई कि चलेगी और कहाँ कहाँ से चलती है। पॉइजन पिल का क्या मतलब है, ठीक, आपका कंपनियों से संबंधित। और फोर्टिफाइड और पार बॉइल्ड राइस के बीच में डिफरेंस जो बताइए। पार बॉइल्ड राइस मैंने आज बताया, फोर्टिफाइड पहले बता चुका हूँ कि जो है क्या इनके मतलब बीच में डिफरेंस है, वो आज आप लोग को बताना है। 25 अप्रैल से हमारा जो है नया यूपीपीसीएस का जो है पेड ग्रुप चालू होने जा रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो 96503472 पे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। पॉज करके आप लोग देख लीजिए जो भी आपको सही लगे। इसमें कुछ कटौती मैंने करी है फीस में, वो जब आप बात करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। 25 तारीख से चालू हो रहा है, फिर इसके बाद कोई नहीं चालू होगा, ठीक। 12 जून तक जो है ये लास्ट रहेगा अपना, इसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ रहेगी, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।